जय माता दी। जैसे कि कल 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए थे हिंदी साहित्य के इतिहास से, निबंध आपका कंप्लीट हो गया है। ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं नाटक और एकांकी से। 51 क्वेश्चन है जो मैंने कमेंट में बोला था आपको आंसर देने के लिए कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृत है? मुद्रा राक्षस, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवीर, डी नागबोडस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। सी हबीब तनवीर का है। ये व्याख्या देखते हैं कि चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृत है। इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुरलाल मोर दामाद, गांव का नाम ससुरलाल मोर नाम दामाद 1973, पोंगा पंडित द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006 आदि। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो व्याख्या कंप्लीट करवाया जाता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते जरूर हैं। उसके बाद है व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है आपका कि हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन सकता है कि हबीब तनवीर का पहला नाटक कौन सा है? तो आगरा बाजार। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बना। ठीक, उसके बाद है तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तीसरा यहाँ से बना कि थिएटर का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तनवीर को। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कब गायक व संगीतकार भी थे। 52 नंबर है कि लहरों के राजहंस के नाटककार हैं ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृत लाल नागर, डी अमृत राय। तो आंसर इसका क्या सही है? ए सही है, मोहन राकेश। व्याख्या देखते हैं कि लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969 आदि। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर 1958, युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष की सौंदर्य आनंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। 53 क्वेश्चन है आपका। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तभी हमने पढ़ा क्या? मोहन राकेश। 54 नंबर का क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मोहन राकेश हैं इसके। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। 55 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक। अभी इसके पहले हमने पढ़ा ना कि मध्यम वर्ग की समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जनमेजय का नागयज्ञ है, या अंधाधुंध है, अंधा युग है, या आधे अधूरे हैं, या लहरों के राजहंस है। तभी हमने क्या पढ़ा था कि आधे अधूरे जो है वो सामाजिक समस्या, मध्यम वर्गीय सामाजिक समस्या का नाटक है। 56 नंबर है कि निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, या लहरों के राजहंस। कौन सा है? लहरों के राजहंस। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है ए टूटते परिवेश, बी जय पराजय, सी अजात शत्रु, डी लहरों के राजहंस। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है आपका, लहरों के राजहंस। व्याख्या देखते हैं इसकी। इस व्याख्या से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन बनेंगे जरूर। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है।
इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वह दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, मतलब मोहन राकेश द्वारा लिखा नहीं गया है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सब ने बोला था। रक्त कमल इनका नहीं आया। ये देखते हैं रक्त कमल किसका है। तो रक्त कमल मोहन राकेश की कृत नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृत है। रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल की कृत है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, तांबे के कीड़े नहीं है। तो ये आंसर चाहिए। तांबे के कीड़े किसका है देखते हैं। तांबे के कीड़े 1946 में नाटक के लेखक भुवनेश्वर हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कौन है? भुवनेश्वर है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऊसर 1938 में ईस्वी में नाटक भी लिखा था। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। भारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या आधे अधूरे। तो अंधा युग है। अंधा युग 1955 महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। ठीक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। ये इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीत नाट्य है। ये इंपॉर्टेंट है। अंधा युग क्या है? गीत नाट्य है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि शारदीया के नाटक हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो शारदीया के नाटक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। शारदीया 1959 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य प्रमुख नाटक क्या है? कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीत 1985 आदि। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। जिससे पूछा गया कि अंधा युग किस पे आधारित है? महाभारत पे। ऐसे ही दशरथ नंदन पूछा जा सकता है नाटक किस पर आधारित है? तो रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीत इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, यह भी रामलीला पर आधारित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नाटक इनकी मृत्यु पर, जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। तो रघुकुल रीत प्रकाशित हुआ। किस पर आधारित है? रामलीला पर। ये यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके बारीकी से बन रहे हैं, इसको लिखिएगा जरूर नोट करके। क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कितने कितने आंसर इसके बन रहे हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, शारदीया, पहला राजा, अंधा युग। तो अंधा युग आपका नहीं है। एक आपको और मिल गया कि जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? ये पहला राजा भी है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? अभी हमने ऊपर पढ़ा, जगदीश चंद्र माथुर ने की। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क को, शारदीया को, शिल्पी को, आदमी का जहर। तो कौन किसको बनाया गया? कोणार्क को। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक के में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष। वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, राधा, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधा चरण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो किसके द्वारा किया गया है? आंसर नंबर आपका ए सही है, राधा चरण गोस्वामी द्वारा किया गया है। पंडित राधा चरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे ये याद कर लेना, सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री, गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है
कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? बकरी। व्याख्या इसकी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वेश्वर दयाल का पहला नाटक क्या है? बकरी है। व्यंग्यात्मक है। कौन सा नाटक है? व्यंग्यात्मक नाटक है। ठीक है, जो 1974 में प्रकाशित हुआ। इनके दो अन्य नाटक हैं, लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बकरी नाटक की रचयिता अभी हमने पढ़ा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। 69 ने शकुंतला नामक खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरिधर दास ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। व्याख्या है कि शकुंतला नाटक की खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कब किया? 1861 में किया। रघुवंश 1878 में, मेघदूत 1882 का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ये भी याद कर लेना कि मेघदूत और रघुवंश का भी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन 70 है आपका कि भारतेंदु युग को केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है? नाटक है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतीय युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। 71 को नंबर का क्वेश्चन है कि नहुस नाटक लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, या गोपाल चंद्र के द्वारा। तो नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। व्याख्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक की रीत का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा 1859 में लिखा गया। ठीक है, नहुस नाटक के रचनाकार हैं, अभी हमने पढ़ा कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। इनके दो नाम थे, गोपाल चंद्र और गिरधर दास। 73 नंबर का क्वेश्चन है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का, परदादा का, दादा का, भाई का? तो नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? पिता थे, बाबू गिरधर दास या गोपाल चंद्र। 74 है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो कौन है? अज्ञेय हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंग मंच पर 6 मई 1967 ईस्वी को संपन्न हुआ। ठीक, उसके बाद क्या है कि इस गीत नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। 75 है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास। कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। सन 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। ये इंपॉर्टेंट है कि बादल की मृत्यु पहला एकांकी है। किसने लिखा? किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई, सप्तिकरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकियां, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकियां हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, कोई भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके, डॉक्टर राम कुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में
जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस, एक वाक्य आपको पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये कहा गया है। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक। कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही है। वर्मा जी ने कभी मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं जो ओ अहल्ला जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि वर्मा जी ने क्या लिखा है? एकलव्य, उत्तरायण एवं वो अहल्ला जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। कौन सा महाकाव्य है? सांस्कृतिक महाकाव्य है। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की आंखें एकाकी संग्रह का रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर दास, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या उदय शंकर भट्ट। तो दोस्तों 76 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए रखा गया है। आप इसको कमेंट करके बताएंगे किसकी रचना है, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एक लाइक तो बनता ही, आप लोग इतना देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पर डे वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले जितने सारे टॉपिक हैं साहित्य के वो हम सब कंप्लीट करवा दिए हैं। एक एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं और आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका ग्रामर व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मई में आपका एग्ज़ाम है। मई के पहले मैं सारी बुक आपको कंप्लीट करवा दूंगी जितने भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। तो रिवीजन के तौर पे आपका बहुत अच्छा था। सब कोई सभी वीडियो में देखिए तो हर कोई यही MCQ सॉल्व करवाता है, कोई व्याख्या नहीं बताता है। लेकिन मैं व्याख्या कंप्लीट करवा रही हूँ। किस लिए कंप्लीट करवा रही हूँ कि इस व्याख्या से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बेशक मिल जाएंगे पूरी बुक से, लेकिन कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ बनेंगे? आपके व्याख्या से बनेंगे। इसलिए मैं व्याख्या भी कंप्लीट करवाती चल रही हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ कि आप लोग अच्छे से देखो। और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, कम से कम 45-46 वीडियो है उसमें, जाके उसको देखिए और नोट्स बनाइए, रिविज़न करिए। बहुत अच्छी वीडियो है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। एक लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।